Hello friends, this is Ritupriya Pandey and today we are going to have discussion about the second largest continent of the world, and this is the only continent of the world through which the Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn as well as Equator all pass through. Yes, we are going to have discussion about the continent Africa. So let's get started. सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉलिटिकल मैप है अफ्रीका का। ये एक मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ऊपर ये हमारा यूरेशिया है पूरा। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी जो है वो यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करती है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो रेड सी है। रेड सी जो है वो एशिया को अफ्रीका से सेपरेट करती है। उसके अलावा 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे कि अफ्रीका जो है वो यूरेशिया को टच करता है। और वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो अब जान लेते हैं। वो 3 पॉइंट्स यहाँ पे हैं। एक है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, एक है स्विस कैनाल और एक है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। ओके, और ये इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि यहाँ पे 6 डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। इंडिया में हमारे पास एक ही है टाइम जोन, लेकिन अफ्रीका में 6 डिफरेंट टाइम जोन्स है। तो आप सोचो ये कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब उसके आगे हम देखते हैं इसकी लैंड के बारे में, इसकी टोपोग्राफी के बारे में। अगर हम देखें तो यहाँ पे सेवरल प्लेट्यूज पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पे प्लेट्यूज बहुत पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, मतलब ये जो माउंट किलिमंजारो है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है। इसकी टोटल हाइट कितनी है सी लेवल से? वो है 5895 मीटर्स। और ये जो है ये इतना ऊंचा है कि ये स्नो कवर्ड रहता है थ्रू आउट द ईयर। उसके अलावा हम देखें तो ये डोरमेंट वॉल्केनिक माउंटेन है। डोरमेंट वॉल्केनिक माउंटेन का मतलब ये है कि पहले ये एक्टिव वॉल्केनो था बट अभी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। ठीक है, अब उसके आगे हम देखते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट रिफ्ट वैली फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो एरिया है पूरा दिखाती हूँ मैं, ये एरिया प्लस आगे आप जाएं तो ये हो जाएगा जो रेड सी में है। उसके अलावा बाब अल मंदेब से हम इधर देखते हैं तो इधर जाते हैं, ये पूरा हम इसको ग्रेट रिफ्ट वैली कहते हैं। इसमें होता क्या है, मैं आपको आगे जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं उसकी अलग से क्लास लूंगी, जिसको हम कहते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी, इनकी मैं अलग से क्लासेस लूंगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही नटशेल में आपको मैं बता देती हूँ कि हमारे अर्थ में ना कन्वेक्शन सेल्स होते हैं। कन्वेक्शन सेल्स क्या होते हैं कि वो ऊपर जाते हैं, फिर डाइवर्ज होते हैं, फिर सिंक होते हैं, फिर आते हैं, मतलब राइजिंग लिम, देन एडवेक्शन, देन सिंक। ठीक है, ये होता रहता है, जिसकी वजह से सपोज ये 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर ये सेल्स मूव कर रहे हैं, तो ये जो 2 प्लेट्स हैं ना, ये इस सेल की वजह से यूं डाइवर्ट हो जाएंगे। और जैसे ही डाइवर्ट होते हैं, मतलब अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, डाइवर्ट का मतलब सेपरेट होना। जैसे ये 2 प्लेट्स, ये सेल्स ऊपर आ रहे हैं और ये जो ऊपर 2 प्लेट्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, तो एक गैप बन जाता है। इस गैप को क्या होता है, यहाँ पे ग्रेट रिफ्ट वैली का मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। यहाँ पे जो ये गैप क्रिएट हुआ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन का जो पानी है वो नीचे से ऊपर आता है, उस गैप को फिल कर देता है। और वही सेम यहाँ पे भी हुआ है रेड सी में, जिसकी वजह से इसको ग्रेट रिफ्ट वैली कहते हैं। ये देखिए, इसी को हम रिफ्ट वैली कहते हैं। अभी तो मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ इसको ग्रेट रिफ्ट वैली भी क्यों कहते हैं। अभी तो ये आप जान लो कि कोई प्लेट है या फिर कोई प्लेट है, वो कन्वेक्शन सेल की वजह से डाइवर्ट हुई, डाइवर्जन की वजह से वो दोनों प्लेट सेपरेट हो गई, उनके बीच में गैप क्रिएट हो गया। उस गैप को इंडियन ओशन के पानी ने फिल कर दिया, तो अब फिल कर दिया तो वहां पे डिफरेंट लेक्स बन जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिफ्ट वैली। अगर देखें तो इसकी जो दोनों साइडें हैं, क्योंकि ये जो सेपरेट हुए तो उनकी जो साइड वो काफी स्टीप होती हैं और जो गहराई वो एक वैली शेप का हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा होती है, तो इसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं। उसके अलावा हम ये देखते हैं, अगर आप देखें तो ये लेक न्यासा, इसको हम लेक मलावी भी कहते हैं।
तो लेक न्यासा के साउथ से ये ऊपर जाती है, फिर उसके बाद ये ऊपर होते होते ये रेड सी में जाती है, रेड सी के थ्रू ये स्विस कैनाल जाती है, फिर ऊपर ये डेड सी जो कि इसराइल में है वो वहां पे जाती है। तो इस पूरे एरिया को, ये पूरा आप जो देख रहे हैं, इस पूरे एरिया को इतना ऊपर जा रही है, मतलब लेक न्यासा के नीचे से, या लेक मलावी हम जिसको कहते हैं, उसके साउथ से होके बढ़ते बढ़ते रेड सी होते, फिर स्विस कैनाल, फिर डेड सी में जाके मिलती है। तो इसको इतना जो ये बड़ा डिस्टेंस बनाई हुई है, इतना जो ज्यादा ये फैली हुई है, उसकी वजह से इसको ग्रेट रिफ्ट वैली कहते हैं। इसको हमें बहुत ही इजी और लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि जिस तरह हम देखते हैं जो कंक्रीट रोड होती हैं उस पर कभी कभी क्रैक्स हो जाते हैं, और क्रैक कभी कभी काफी डीप हो जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि रोड बीच से क्रैक हो जाती है या फट जाती है, बहुत ही जनरल हिंदी में रोड फट जाती है। तो होता क्या है कि वो जो क्रैक है वो थोड़ा गहरा जब होता है तो उसमें पानी भर गया रहता है, तो आप ऊपर से जैसा देखेंगे कि अरे यार रोड के बीच में ये क्रैक हो गया और यहाँ पे पानी भरा हुआ है उस गैप में, वैसा ही वो रिफ्ट वैली होती है। मतलब सेम उसी तरीके से वो रिफ्ट वैली दिखती है हमें अफ्रीका की। और अफ्रीका की इसलिए ज्यादा हम फेमस मतलब बोल रहे हैं क्योंकि अफ्रीका की रिफ्ट वैली इकलौती ऐसी रिफ्ट वैली पूरे प्लेनेट अर्थ पे जो कि इतनी बड़ी है, ठीक है। और ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं कि कुछ सालों बाद धीरे धीरे ये प्लेट इतना ज्यादा मूव होते रहेंगे, डाइवर्जेंट होते जाएंगे कि ये एक सेपरेट हो जाएगा। ग्रेट रिफ्ट वैली जो क्रिएट हो चुकी है उसकी वजह से अफ्रीका के दो टुकड़े हो जाएंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली। उसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं लेक विक्टोरिया, ठीक है। लेक विक्टोरिया जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स है रिवर नाइल का, लेक विक्टोरिया से ही, जो कि युगांडा में है। वैसे तो लेक विक्टोरिया और भी कंट्रीज में है, लेकिन युगांडा से व्हाइट नाइल ओरिजिनेट होती है, और लेक ताना है यहाँ पे एक, यहाँ पे ब्लू नाइल ओरिजिनेट होती है। और व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल दोनों जो है वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट करती हैं, मतलब ये ऊपर की साइड मूव करती हैं, और जाके ये यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे ये अपना मतलब कि ड्रेनेज करती हैं, अपना पानी वहां पे गिराती हैं। उसके अलावा हम देखें इसके बारे में तो आप यहाँ पे देखते हैं और रिवर के बारे में हम जानते हैं, एक यहाँ पे है रिवर कॉन्गो, रिवर कॉन्गो या फिर रिवर जायर भी इसको हम कह सकते हैं। ये वर्ल्ड की इकलौती ऐसी रिवर है जो कि सपोज दिस इज इक्वेटर, ओके, सपोज दिस इज इक्वेटर, तो ये इकलौती ऐसी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी एग्जाम में भी आ चुका है, सीडीएस एग्जाम में आ चुका है कि विच इज द ओनली रिवर इन द कॉन्टिनेंट अफ्रीका और इन द वर्ल्ड विच कट्स द इक्वेटर ट्वाइस। तो राइट आंसर इज कॉन्गो और रिवर जायर। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे रिवर नाइजर, ये वेस्ट अफ्रीका की सबसे बड़ी रिवर है। फिर यहाँ पे हम नीचे देखते हैं ऑरेंज रिवर, ये साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी रिवर है। उसी तरह रिवर जम्बेजी, जम्बेजी को बहुत ही इजीली हम याद कर सकते हैं कि जम्बेजी है मतलब जिम्बाब्वे, जाम्बिया, जहाँ पे ये कंट्रीज हैं वहां पे जम्बेजी रिवर फ्लो होती है। उसके अलावा फ्रेंड्स मैंने आपको पिछली साइड में दिखाया था यहाँ पे सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बड़ा हॉट डेजर्ट है, सबसे ज्यादा बड़ा हॉट डेजर्ट है, मतलब द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सहारा डेजर्ट, ओके। अब इसको हम देखें, यहाँ पे ये कालाहारी डेजर्ट है, यहाँ पे ऑस्ट्रिच वगैरह पाए जाते हैं। सहारा डेजर्ट है ये, यहाँ पे मतलब कि स्क्रब्स वगैरह पाए जाते हैं, क्योंकि जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे तो हमें वाटर अवेलेबल होता नहीं है। अगर वाटर अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो ग्रोथ है प्लांट्स की वैसी होगी नहीं, तो वहाँ पे जो है जीरोफिटिक प्लांट्स ज्यादा ग्रो होते हैं। इस वजह से स्क्रब्स टाइप्स जो प्लांट्स होते हैं वो वहाँ पे हमें ज्यादा मिलते हैं। उनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन में लो आ भी गया क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों ही जो लाइनें हैं वो अफ्रीका से क्रॉस करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम जो इसका एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया है। अगर ट्रॉपिकल एरिया है तो इसका जो क्लाइमेट है वो भी ट्रॉपिकल होगा, इक्वेटोरियल क्लाइमेट होगा क्योंकि इक्वेटर से पास हो रहा है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है। इसको हम ऐसे जानते हैं कि जो इक्वेटर वाला एरिया होता है वो गर्म एरिया होता है क्योंकि ऊपर सन उसके रहता है, मतलब कि सन इज जस्ट ओवरहेड ऑफ द लाइन इक्वेटर और एट 0 डिग्री, ड्यू टू विच इट इज वेरी वार्म,
ठीक है, दिस एरिया इज रियली वेरी वार्म। उसकी वजह से क्या होता है, आपको मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी करंट सेल्स, जैसे हेडलेस सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। उससे क्या होता है कि हम उस रीजन से बता सकेंगे कि इक्वेटर पे बारिश क्यों हमेशा होती है, रेन फॉरेस्ट वहाँ पे पाए जाते हैं और इसकी वजह से हमेशा बारिश होती रहती है, क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे सन ऊपर रहता है और सन ऊपर है इसका मतलब एरिया गर्म है, एरिया गर्म है तो लो प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर है तो विंड ऊपर उठती है और पूरा वो साइकिल कंटिन्यू होती है। उसको मैं आगे मतलब आगे जो भी लेक्चर है उसमें मैं अच्छे से डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगी। फिलहाल तो हम इतना ही जानते हैं कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है और यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब कि अगर है तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो ट्रीज हैं वो बहुत ही थिक होती हैं, महागोनी, बोनी, ये सारी ट्रीज पाई जाती हैं, बहुत ही थिक ट्रीज होती हैं यहाँ पे। उसके अलावा हम देखें तो ये जो एरिया है सब, ये जिस तरह हमारा ये हो गया इक्वेटर, ऊपर जो हमारा ये सारा एरिया है और इसके नीचे जो थोड़ा ये एरिया है, हम इसको देखें तो ये हम इसको कहते हैं सूडान टाइप क्लाइमेट या फिर सवाना टाइप क्लाइमेट। क्योंकि जिस तरह हम धीरे धीरे ऊपर जाते हैं थोड़ा एरिया गर्म होते जाता है और यहाँ पे ना बड़े बड़े ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, नॉर्मल ट्रीज नहीं, यहाँ पे ग्रासलैंड ज्यादा पाए जाते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट मीन्स वार्म समर एंड माइल्ड विंटर्स, मतलब यहाँ पे समर बहुत वार्म होता है और विंटर जो होता है बहुत हल्का होता है। विथ मैक्सिमम रेनफॉल इन समर, यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है समर में। इट इज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इट्स वेजिटेशन मोस्टली टॉल ग्रासेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इक्वेटर से हम अगर ऊपर जाएं या फिर नीचे आए, ऊपर जाएं या फिर नीचे आए, तो हम देखते हैं यहाँ पे सवाना टाइप या फिर सूडान टाइप क्लाइमेट होता है, जहाँ पे कि वार्म क्लाइमेट है वो, वहाँ पे माइल्ड विंटर्स होती हैं, रेनफॉल बहुत अच्छी होती है वहाँ पे, और वहाँ पे ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं या फिर टॉल ग्रासेस होती हैं, उसको हम ग्रासलैंड भी कहते हैं। तो ये हमारा सूडान टाइप क्लाइमेट होता है। फिर बियॉन्ड सवाना दे आर एक्सटेंसिव डेजर्ट्स, मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो एरिया है वो सहारा है और ये जो एरिया है वो कालाहारी डेजर्ट है। फिर हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इज फाउंड इन दीज रीजन्स। ऑब्वियसली ये डिजर्ट एरिया है तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा होगा, और सहारा मतलब जो कि हॉटेस्ट डेजर्ट है तो वहाँ का तो टेम्परेचर हाईएस्ट होना ही होना है। तो सहारा डेजर्ट का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, हॉटेस्ट होता है, इसलिए टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा होता है इस डेजर्ट का। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कालाहारी डेजर्ट भी है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो स्क्रब्स एंड बुशेस पाए जाते हैं, क्योंकि डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पे नॉर्मल ट्रीज प्लांट्स होंगे नहीं, जो भी होंगे वो जीरोफिटिक प्लांट्स होंगे, तो जीरोफिटिक इसी वजह से स्क्रब्स एंड बुशेस होते हैं। Then the northern and southern coast of Africa have mild and rainy winters and warm and dry summers, known as Mediterranean type of climate. This is the most important climate of Africa, most important as per the UPSC or CEDS or any other state exams. This is the very famous question and this is the most important topic also, but here we will not discuss it since it's a very huge topic. We will discuss it in any other lecture. So as for now you must know that Mediterranean climate का फीचर क्या होता है, रेनी विंटर, वार्म एंड ड्राई समर, ओके, माइल्ड एंड रेनी विंटर्स एंड वार्म एंड ड्राई समर्स, ये हमारा जो है मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट का फीचर होता है। उसके अलावा हम देखते हैं फेल्ड्स को। अब हम जिस तरह नीचे आते हैं, ये अगर हम नीचे आते हैं तो हम ट्रॉपिक से नीचे आ रहे हैं। ट्रॉपिक से नीचे आने का मतलब कि वो एरिया कूल होते जा रहा है, तो वहाँ पे एक फेल्ड्स टाइप ऑफ वेजिटेशन पाया जाता है, मोस्टली इन साउथ अफ्रीका। ये हमारा साउथ अफ्रीका के एरिया है सपोज, ठीक है, यहाँ पे फेल्ड्स टाइप का एक वेजिटेशन पाया जाता है। क्लाइमेट इज कूलर इन हाईलैंड्स ऑफ सदर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे जैसे हम ट्रॉपिक से दूर जाते हैं वैसे वैसे वहाँ का जो एरिया है वो कूल होते जाता है। अब हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कभी बर्फ नहीं होती है, कभी कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से, ठीक है, माउंट किलिमंजारो है, उसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि वो थ्रू आउट द ईयर स्नो कवर्ड रहता है, लेकिन वहीं पे डेजर्ट्स भी पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एरिया भी पाई जाती है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक सॉइल। लाइक it takes hundreds of years to form a 1 centimeter of thick soil.
फर्टाइल सॉइल यूजली फाउंड इन रिवर वैलीज एंड प्लेन्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे डेजर्ट एरिया भी पाई जाती है, प्लेट्यू एरिया भी पाई जाती है। तो आप इससे ये इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही कम ऐसी सॉइल होंगी, कम परसेंटेज ऑफ सॉइल होंगी जो कि सुटेबल होंगी क्रॉप्स के लिए, मतलब क्रॉप्स के एग्रीकल्चर के लिए। मतलब यहाँ पे आप देखो, इन अफ्रीका ओनली 10% ऑफ सॉइल्स आर सुटेबल फॉर क्रॉप्स। ओके, एंड मोस्टली दे आर फाउंड नियर द नाइल वैली, क्योंकि जो एलुवियल सॉइल है वो हम रिवर कोस्ट के ही पास पाते हैं, इसलिए नाइल वैली के पास हम एलुवियल सॉइल पाते हैं। और सर्टेन सॉइल्स ऑफ सवाना लैंड्स भी पाई जाती हैं, लेकिन सिर्फ 10% ऑफ जो सॉयल है अफ्रीका की वही सुटेबल होती हैं क्रॉपिंग के लिए। फिर हम आते हैं वाटर पे हम देखें तो करीबा डैम ऑन जम्बेजी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वाटर पावर इन अफ्रीका। मतलब जम्बेजी जो रिवर है उस पे जो है करीबा डैम लोकेटेड है, और वो अफ्रीका का सबसे ज्यादा वाटर पावर प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा अब तो करंट में और भी डैम कंस्ट्रक्ट हो गए हैं, लेकिन एक आसवान डैम भी है जो कि नाइल रिवर पे है इजिप्ट में, वो भी बहुत ही मतलब कि फेमस है अफ्रीका का डैम। ठीक है, और बहुत ही बड़ा डैम है और काफ़ी फेमस है वो अफ्रीका का डैम, और नाइल के ऊपर है तो स्पेशली, और क्योंकि नाइल जो है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, इसलिए वो और थोड़ा फेमस है। फिर हम आते हैं मिनरल रिसोर्सेज के पास। मिनरल रिसोर्सेज में देखें तो इट लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। मोर देन 52% ऑफ द वर्ल्ड्स डायमंड प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम अफ्रीका। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कॉस्टली रिसोर्सेज हैं जैसे कि डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम, जो कि हम खरीदते हैं, कॉस्टली इन सेंस जो हम लोग खरीदते हैं, उसका लीडिंग प्रोड्यूसर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट वाइज। उसके अलावा अगर हम कंट्री वाइज देखें कि कौन सी कंट्री अफ्रीका की है जो कि इस प्रोडक्ट को या फिर इस रिसोर्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड एंड क्रोमियम इन अफ्रीका। मतलब साउथ अफ्रीका में जो है सबसे ज़्यादा गोल्ड, डायमंड और क्रोमियम जो है अफ्रीका का पाया जाता है। क्रोमियम मतलब बहुत ही अच्छा होता है, वो नॉन रस्टिंग आयरन भी उसको बोला जाता है। देयर इज नॉट मच कोल एंड आयरन ओर इन दिस कॉन्टिनेंट। यहाँ पे कोल और आयरन ओर हम ज़्यादा नहीं पाते हैं, मतलब ठीक है, नहीं पाते हैं। कॉन्गो एंड साउथ अफ्रीका आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर, बॉक्साइट एंड यूरेनियम। देन पेट्रोलियम पे आते हैं। पेट्रोलियम जो है वो नाइजीरिया और लीबिया में पाया जाता है। उसके बाद अब हम एक दूसरे सोर्स पे आते हैं, उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट मतलब आजकल हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपनी न्यू ब्रांच या फिर न्यू इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए, जो भी बिजनेसमैन है वो अपनी न्यू इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए फॉरेस्ट को मतलब ख़त्म कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो इसमें होता क्या है, अब हम आगे देखें अफ्रीका के टर्म्स में, तो लार्ज पार्ट्स ऑफ सेंट्रल अफ्रीका कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। दे हैव मैनी वैल्यूबल ट्रीज लाइक महागनी, इबोनी एंड कैपॉक। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है वहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जिसकी वजह से कि यहाँ पे महागनी, इबोनी, कैपॉक जो ऐसे ट्रीज हैं जो कि हार्डवुड और काफ़ी थिक होते हैं ट्रीज, वो पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है रबर ट्रीज भी ग्रो किया जाता है। Africa exports rubber in large quantities. 3 different types of palm trees found in Africa: coconut, oil and date palm. अफ्रीका जो है वो रबर को एक्सपोर्ट भी करता है, सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करता, वो उसको एक्सपोर्ट भी करता है। उसके अलावा 3 तरीके के पाम ट्रीज भी अफ्रीका में पाए जाते हैं: कोकोनट, ऑयल एंड डेट पाम। ठीक है, उसके अलावा हम देखें कोकोआ जिससे कि हम चॉकलेट बनाते हैं, काफ़ी चीज़ें, मतलब हर कोई जानता है कोकोआ से ही हम, कोकोआ बीन से हम जो है चॉकलेट बनाते हैं। वो एक कैश क्रॉप है, वो भी अफ्रीका में बहुत पाई जाती है, वो उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। फिर हम आते हैं कोला ट्रीज जो है वो ईल्ड क्या करती है, नट्स को। और ये जो नट्स हैं जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर कोका कोला, कुछ भी हम जो पीते हैं उसमें यूज़ होता है, which are used in the cola drinks. Africa has a large variety of fruit trees. In tropical areas, banana, pineapple. In Mediterranean region, olives, grapes, citrus fruits, etc. मतलब कि अफ्रीका में ग्रेप्स हो गए, बनाना, एप्पल, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स भी पाए जाते हैं। फिर हम आते हैं ज़ंजीबार एंड पेम्बा आइलैंड्स आर बिगेस्ट
प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ क्लोव्स इन द वर्ल्ड, जो हम लौंग कहते हैं क्लोव्स, वो जो है ज़ांज़िबार और पेम्बा आइलैंड जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, वो उसके बिगेस्ट प्रोड्यूसर हैं पूरे वर्ल्ड में। क्लोव्स के बिगेस्ट प्रोड्यूसर हैं ये दोनों, ज़ांज़िबार एंड पेम्बा आइलैंड्स। फिर हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वाइल्ड लाइफ को। Abundance of wildlife in Africa, like equatorial forest and swamps, attract many animals like elephants, buffaloes, snakes, monkeys, etc. मतलब इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि हमने बहुत बार ऐसा सुना है, ब्लैक माम्बा नेम बहुत बार सुना है कि एक स्नेक है उसका नाम है ब्लैक माम्बा, फिर अफ्रीकन किंग कोबरा, ऐसे स्नेक्स हैं, बहुत सारे और भी एलिफेंट्स हैं, जिस तरह एलिफेंट्स हैं, एनिमल्स हैं, अफ्रीकन एलिफेंट्स हमने बहुत बार सुना है। तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की भी। मतलब वहाँ पे आप ऑस्ट्रिच भी पाएंगे, कालाहारी डेजर्ट में हम ऑस्ट्रिच पाते हैं, फिर उस बफेलोज होती हैं, मतलब वैरायटीज़ हैं। उसके अलावा हम देखें वहाँ पे बहुत जो वाइल्ड लाइफ है उनको कंजर्व करने के लिए भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। फॉर एग्जांपल इटोशा नेशनल पार्क है, लेक नुकुरू नेशनल पार्क है, सेरेंगेटी नेशनल पार्क है। कैटल रियरिंग प्रिवेलेंट इन हायर सवाना रीजन्स। कैटल रियरिंग जो है वो सवाना रीजन में पाया जाता है, हायर सवाना रीजन। सवाना रीजन मैंने आपको बताया ही था, जो सूडान क्लाइमेट होता है, मतलब ये इक्वेटोरियल है तो ये हो गया सवाना रीजन, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है क्लाइमेट रियरिंग ज़्यादा किया जाता है। फिर अब हम आते हैं क्रॉप्स पे कि कैसे कैसे क्रॉप्स पाए जाते हैं। यहाँ पे मोस्टली जो है रूट क्रॉप्स पाए जाते हैं या फिर कैश क्रॉप्स पाए जाते हैं। नॉर्मल जो हम सीरियल्स वगैरह खाते हैं, जिस तरह की वीट, राइस, ये सब चीज़ें, पल्सेस, ये सब ज़्यादा नहीं होती। हाँ, मेज हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे ग्रो कैश क्रॉप्स एंड रूट क्रॉप्स ऑल्सो। रूट क्रॉप्स फॉर एग्जाम्पल यैम। यैम मीन्स बहुत जगह उसको जिमी कंद बोलते हैं, बहुत जगह उसको सूरन कहते हैं, कसावा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ग्रो की जाती हैं क्रॉप्स में। उसके अलावा कैश क्रॉप्स तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोकोआ बहुत ही फेमस है, कोकोनट है, पाम ऑयल है, कॉफ़ी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैश क्रॉप्स की, वो अफ्रीका में ग्रो की जाती हैं। कोकोआ एंड कॉफ़ी कंस्टिट्यूट 70% एंड 12% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। मतलब मैक्सिमम कोकोआ जो पूरे वर्ल्ड का है वो अफ्रीका से ही मतलब प्रोड्यूस होता है 70%। और कॉफ़ी वैसे मैक्सिमम तो ब्राज़ील से होती है, लेकिन 12% जो कॉफ़ी है वो भी अफ्रीका प्रोड्यूस करता है। आइवरी कोस्ट एंड घाना अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड्स कोकोआ। मीन्स कि आइवरी कोस्ट और घाना ये जो हैं ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, और ये मोर देन 50% ऑफ द कोकोआ जो है वर्ल्ड का उसको ग्रो करते हैं। Ethiopia is the largest coffee producer. Africa is one of the largest producer and exporter of sisal. सीसल जो है वो एक टाइप का प्लांट होता है जो कि अफ्रीका में मिलता है, तो उसी को है कि वो एक तरह से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीसल का। तंजानिया लीड्स इन इट्स प्रोडक्शन। तंजानिया जो है वो एक कंट्री है अफ्रीका में, वो लीड करती है इसके प्रोडक्शन में, सीसल के प्रोडक्शन में। कॉटन इज ग्रोन फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स एट नाइल वैली। There has been acute food shortage in several African countries. So guys, ये एक आयरनी ही है कि जिस कॉन्टिनेंट में इतने ज़्यादा कैश क्रॉप्स होते हैं, इतने रूट क्रॉप्स होते हैं, इतने फ्रूट्स पाए जाते हैं, इतने मिनरल रिसोर्सेज हैं, मतलब सब कुछ है, फिर भी वहाँ के लोग जो हैं शॉर्टेज ऑफ फूड से सफ़र करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ के पीपल के बारे में कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं, क्या लैंग्वेजेस बोलते हैं, क्या रिलीजन फॉलो करते हैं। तो वही हम देखते हैं कि अबाउट 70% ऑफ पीपल आर ब्लैक्स। मैंने पहले बताया मोस्टली अफ्रीका हैज़ ट्राइबल पॉपुलेशन, मतलब अफ्रीका में मोस्टली ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है। हम यहाँ पे देख रहे हैं अफ्रीका ये एक कॉन्टिनेंट है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज पाई जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, और हर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है, और ट्राइबल पॉपुलेशन की अपनी खुद की भी लैंग्वेजेस होती हैं, इसलिए डिफरेंट लैंग्वेजेस वो लोग बोलते हैं। और स्वाहिली एक ऐसी लैंग्वेज है जो वहाँ पे मैक्सिमम लोगों द्वारा बोली भी जाती है और समझी भी जाती है। और भी लैंग्वेजेस हैं जिनको वो लोग बोलते हैं, लेकिन स्वाहिली जो है वो ईजिली लोग समझते भी हैं, बोलते भी हैं। उसके अलावा वहाँ की जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो 49 पर स्क्वायर किलोमीटर है। और उसके अलावा हम देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अरब, ये भी एक ट्राइबल कम्युनिटी है या एथनिक ग्रुप है, और एक ये हौसा,
हौसा सिर्फ इतना ही नहीं है, ये और भी एरिया में स्प्रेड है, बट अभी मतलब मैप में हमें इतना ही दिख रहा है। ये हौसा और अरब जो ये 2 मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। उसके अलावा डिफरेंट ट्राइबल पॉपुलेशन आप देख लो, ट्राइबल कम्युनिटी या फिर बोल सकते हो तूबू, कुबा, टोंगो, सारा, बांदा, बहुत हैं ऐसे, पूरे अफ्रीका में हैं ये। फिर अब हम देखते हैं ये जो एरिया है ये सहारा डेजर्ट है, और ये जो एरिया है ये है कालाहारी डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट, चूंकि ये डेजर्ट एरिया है इसलिए यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम है, क्योंकि वो सुटेबल नहीं है वहाँ पे सरवाइव करने के लिए, इसलिए जो डेजर्ट पॉपुलेशन होती है वो काफ़ी कम होती है। फिर हम देखते हैं अदर ग्रुप्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये सारे अदर ग्रुप्स हैं। फिर जुलू, मसाई, सैंड बुशमैन आर ट्राइब्स इन अफ्रीका। थोड़े थोड़े ट्राइब्स हमें याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी, सीडीएस, स्टेट पीसीएस या फिर एसएससी ऐसे एग्जाम्स में मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी ट्राइबल पॉपुलेशन कौन सी कंट्री की या फिर कौन से कॉन्टिनेंट की है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम सारी कंट्री की सारी पॉपुलेशन जो ट्राइबल है उसको तो हम नहीं याद कर सकते, बट हाँ एक आइडिया ले सकते हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट में या कौन सी कंट्री में क्या पॉपुलेशन ट्राइबल जो है वो पाई जाती हैं। मतलब ऊपर ऊपर से आपको ये देखना जरूरी है, बट हाँ जब बात इंडिया की हो तो इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन आपको पूरी याद होनी चाहिए। So 2 major sea routes of world pass through Suez Canal and Cape of Good Hope। मतलब कि जो 2 मेजर सी रूट्स हैं ट्रेड के लिए, जो मतलब ट्रेड बहुत ही अच्छा होता है इन दोनों सी रूट से, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा ट्रेड है पूरे वर्ल्ड का वो सी रूट से ही होता है, वाया लैंड उतना नहीं होता है जितना सी से होता है। तो 2 मेजर इंपॉर्टेंट जो सी रूट्स हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। एक है स्वेज कैनाल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, और एक है दूसरा, मतलब जो दूसरा है वो है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो गैस ये तो हमने अभी तक जाना कि अफ्रीका है कैसा, मतलब वहाँ के लोग कैसे, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, वहाँ का लैंड कैसा है, उसके अलावा वहाँ का क्लाइमेट, वेजिटेशन, एवरीथिंग वी हैव रेड टिल नाउ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में वो कैसे पूछे गए हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम जोन्स आर इन अफ्रीका। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ओनली दैट अफ्रीका हैज 6 डिफरेंट टाइम जोन्स। तो अफ्रीका के 6 डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, ये है करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ अफ्रीका। सी फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हर एक कंट्री के, हर एक कॉन्टिनेंट के आप ट्राइबल पॉपुलेशन वर्ड बाय वर्ड एक एक नहीं याद कर सकते, बट हाँ इतना आपको याद होना चाहिए जो करंट में आते हैं, करंट न्यूज में जितने भी ट्राइबल पॉपुलेशन किसी भी कंट्री के वो आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा थोड़ा बहुत और आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये यहाँ पे पाई जाती है पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन, और इंडिया की तो याद ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह की जुलू अभी हमने देखा ये हमें अफ्रीका में मिलती है, मसाई ये भी अफ्रीका की है, सैन बुशमैन ये भी अफ्रीका, लेकिन लेप्चा जो है ये इंडियन ट्राइबल पॉपुलेशन है। और अगर आपको ये पता हो कि इंडियन ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो लेप्चा है तो ये बहुत ही इजीली क्वेश्चन जो है आंसर आप कर सकते थे वाया एलिमिनेशन टेक्निक। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, विच अफ्रीकन रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर 2 टाइम्स। मैंने आपको ये पहले ही बताया था, जायरे और कॉन्गो, मीन्स दोनों एक ही रिवर को कहते हैं। ये जो रिवर है ये इकलौती ऐसी रिवर है पूरे वर्ल्ड में जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन डज नॉट पास थ्रू अफ्रीका। इंटरनेशनल डेट लाइन, ये भी आपको पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों जो हैं इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके थ्रू ये पास करती हैं, बट इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो अफ्रीका से पास नहीं होती है। ठीक है, so friends, this is all about Africa. Hope you like my video, my lecture. Thank you so much.